अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इस पर बात करेंगे कि इसने जो न्यूक्लियस को किस तरह डिस्कवर किया था। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसको हम कई नामों से पुकार सकते हैं। पहला नेम है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को या रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी कहते हैं, या फिर प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, और उसके बाद गिगर मॉडर्न भी कहते हैं। गिगर मॉडर्न एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इधर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसके कई डिफरेंट नाम है, इसके अलावा और भी कई नाम है जो जिसको हम रदरफोर्ड के नाम से जान जा सकते हैं। ओके, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हम अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से इसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी कहते हैं। प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है, मूवमेंट होती है, वो सर्कुलर होती है, जिसकी वजह से हम इसको प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। और गेगर मॉडल इसको क्यों एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली रदरफोर्ड ने डायरेक्ट ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया है, इससे पहले इस पर गीगर और मॉडर्न, ये दो केमिस्ट थे, साइंसदान, इन्होंने इस पर काम किया था, लेकिन वो फेल हो चुके थे अपने काम में। इसलिए उनके काम को, फेल हुए काम को रदरफोर्ड ने सही तरीके से सर अंजाम दिया। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई थी। ओके, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चेंज द वे वी थिंक ऑफ एटम्स। एक तो ये मैंने बात बता दी कि गीगर और मॉडर्न दोनों ने काम किया, वो फेल हो चुका था इन दोनों का काम। उसके अलावा एक और हमारा आइडिया था इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आने से पहले। वो आइडिया ये था कि जो होता है ना हमारे पास एटम, जे थॉमसन ने ये हमें आइडिया दिया था कि जो होता है एटम, वो प्रोडक्ट होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। यानी कि एटम में पॉजिटिव पार्टिकल्स होती हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहते हैं। ये जे थॉमसन ने ये कंसेप्ट दिया था कि एटम जो मजमूआ है वो दो चीज़ों का, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। यानी कि अगर मैं उसने एक सिंपल सा आइडिया दिया था, ये हमारे पास एटम है, इसमें जो ये है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मीन नेगेटिव चार्जेस हैं हमारे पास, और जो ये स्पेस है हमारे पास, ये सब पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि प्रोटॉन्स है हमारे पास। ओके हो गया। तो इसमें एक ये भी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थी ना इस एटम में होती थी, वो कम होती थी जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। ये पहले कंसेप्ट दिया जाता है कि एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मजमूआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है, प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, इन 1911 1911 दी डेवलपमेंट ऑफ प्लानिटरी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। 1911 में रदरफोर्ड ने इस पर काम किया था, जबकि 1909 में या 1910 में 1909 या 1910 में जो था ना, इन्होंने काम किया था किगर मॉडर्न में, लेकिन वो फेल हो चुके थे अपने काम, इसलिए रदरफोर्ड 1911 में इस पर काम किया था अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो डायग्राम है वो मैं डायरेक्ट डायग्राम लिख दी है। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये चैम्बर है हमारे पास, लीड चैम्बर। इसमें हमारे पास हमने एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल मीन हमने एक एलिमेंट लिया है, एलिमेंट मीन एक हमने एटम लिया हुआ है ये, जिस पर हम क्या करेंगे कि इस पर जो हमारे पास ये एटम है, इस पर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की, किसकी? अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इनकी एनर्जी हीलियम प्लस प्लस इतनी होती है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास चैम्बर है, ये हमारे पास एटम है। तो इसके बाद हमारे पास ये लीड प्लेट है, ये लीड प्लेट है हमारे पास, और ये मेरे पास थिन फिल्म है, और ये मेरे पास स्क्रीन है। ओके, तो जो हम एटम लेंगे या पार्टिकल लेंगे वो हम यानी कि ज़्यादातर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं। मिसाल के तौर पर रेडियम हो गया, इसके बाद या फिर प्लूटोनियम होगा, हम इसका जो है ना वो एटम लेते हैं, रेडियो एक्टिव होना चाहिए। ओके,
तो ये इसके लिए रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर किया था। इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से हमने एक एटम ले लिया और इस पर जो था ना अल्फा पार्टिकल्स की बुछार की इस एटम पर। और तो किसके अंदर लीड चैम्बर, यानी कि ये सोर्स एक तरह का सोर्स है और हम किसका अल्फा पार्टिकल सोर्स इस एटम पर हमने गिराया, इस पर फॉल किया। तो ये इस एटम में से जो रेज निकलेंगी, शुआएं निकलेगी, वो इस तरह निकलेगी। ये लीड प्लेट होगा। लीड प्लेट क्या करेगी कि ये लीड प्लेट आने वाली पीछे से आने वाले सोर्स की रेज को यानी कि तेज हर मदद देगा, हेल्प करेगा ये लीड प्लेट, ताकि इनको यानी कि ईजिली आसानी से थिन फिल्म पर टकरा सकें। इसका हेल्प करेगा यानी कि इसके बहाव में तेज़ी लाएगा ये लीड प्लेट इसके बहाव में। ओके, तो ये थिन फिल्म है। थिन फिल्म की जो होती है ना थिकनेस, वो ऑलमोस्ट होती है 0.0004 सेंटीमीटर। इतनी इसकी ना थिकनेस होती है थिन फिल्म की। ओके, यानी कि इस बहुत बारीक ये ना इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई होती है थिन फिल्म की। अच्छा जी, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो स्क्रीन है जिस पर पार्टिकल्स एटम में से पास करके, और जो अल्फा पार्टिकल्स एटम में से पास करने के बाद इस थिन फिल्म में से गुजरने के बाद गुजरेंगे और इसे हम इसके पास स्क्रीन पर शो देखेंगे। जो स्क्रीन होती है हमारे पास ये जिंक सल्फाइड की होती है। ओके, दोबारा फिर अगेन सुन लीजिएगा। हमने एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया, उस सोर्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर बुछार की, तो उसमें से रेज निकली। रेज को हमने लीड प्लेट में से गुजराया ताकि हम इजीली इसका जो ना रेज को वो आसानी से थिन फिल्म पर टकराने में मदद कर सके थे ये लीड प्लेट। जब टकराएंगी तो इस यहाँ रेज का जो होगा ना एंगल, वो बहुत यानी कि डिफरेंट होगा। पहले कंसेप्ट यानी कि रदरफोर्ड ने यही सोचा था कि हम जब एटम में से इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बुछार करेंगे तो एटम में से जो अल्फा पार्टिकल्स गुजरेंगे, अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज गुजरेंगी वो डायरेक्ट गुजर जाएंगी। यानी कि ये हमारे पास एटम है। जब हमने इस पर अल्फा पार्टिकल्स की जो है रेज शुआएं यानी कि इस पर फॉल करेंगे तो ये एटम से में से जिस तरह ये आ रही हैं ऐसे ही आगे गुजर जाएंगी। ये कि रदरफोर्ड ने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जब इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इसके बरक्स क्या निकला कि कुछ रेज ऐसे तो हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 90% रेज ऐसी हैं जो डायरेक्ट सीधा निकल गई हैं, लेकिन कुछ रेज ऐसे भी हैं जो कि वापस हो चुकी थी, जो कि रेज 180 का एंगल बना रही थी इधर 180 का, और कुछ एंगल कुछ यानी कि 90 से ज़्यादा एंगल बना रही थी और कुछ 90 से कम। कुछ ऐसे यानी कि निकल रही थी, कुछ रेज ऐसे निकल रही थी इस पार्टिकल में जी। लेकिन इसने रदरफोर्ड ने सोचा ये था कि जो होंगी रेज वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में इस स्क्रीन पर शो होंगी, लेकिन इसके बरकस ऐसा हुआ, इसके अपोजिट ऐसा हो गया कि जो कुछ रेज 90% रेज स्ट्रेट लाइन में सीधी गुजर गई, लेकिन जो 10% उनमें से कुछ रेज 180 का एंगल बनाकर पीछे उसके ऑपोजिट चलने लग गई। कुछ रेज इस एंगल में यानी कि इमिट होगी, कुछ इस तरह में, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह इमिट होगी। ये एक हैरत अंगेज बात इन्होंने यानी कि देखी थी, इसने रदरफोर्ड ने देखी थी। ओके हो गया। तो ये देखें, मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें कि होना तो ये ऐसा चाहिए कि जो सारे पार्टिकल है रेज वो सीधी स्ट्रेट जाती है, लेकिन कुछ ये देखें वापस जा रही हैं, कुछ इस एंगल पर, कुछ इस एंगल पर जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने सोचा हो ना हो कि कुछ ऐसा लाजमी है इस एटम में, कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी है जो कि प्रोटॉन्स का मजमुआ है, यानी कि एटम में कुछ ना कुछ जो है ना पॉजिटिव चार्जेस की कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, यानी कि वो अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट किए हुए है, मुंजमद किए हुए है अपने आप को। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ही एक्चुअली न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसने कहा कि जब मैंने अल्फा पार्टिकल की जो बुछार की इस पर, तो होना चाहिए कि स्ट्रेट रेज गुजर जाती, लेकिन कुछ जो बाकी कुछ डिफ्लेक्ट हुई थी या इस एंगल पर निकली थी,
इस एंगल पर जो वापस हो गई थी, उसका मकसद यही है कि अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो वापस रेज आई हैं उनका मकसद यही है कि एटम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस का मजमूआ है या प्रोडक्ट है, जिससे रेज टकराने के बाद इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। ओके, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये इसने ना एक्सप्लेन किया था, और यही इसका एक्सपेरिमेंट अभी तक चला आ रहा है कि वाकई जो न्यूक्लियस है वो इसमें प्रोटॉन्स के होते हैं। ओके हो गया। तो इसके बाद इसका एक इनके ड्रॉबैक था एक्सपेरिमेंट का ड्रैब बैक ये था यानी कि इसने एक गलती कर दी थी रदरफोर्ड ने। अगरचे इसने बहुत 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 अच्छा काम किया था रदरफोर्ड ने। इसका असल नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका ये कंप्लीट ये नाम था अर्नेस्ट, और 1911 में इसने ये जो था ना पेश किया। और ये न्यूजीलैंड का था ना फिजिसिस्ट था, इसने इस पर काम किया था, न्यूजीलैंड का ये बंदा था। और इसने ये काम किया था तो इसने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। तो जो इसने ये आइडिया दिया था बुछार करने का और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, इसने क्वांटम मैकेनिक्स में एक बुनियाद रख दी, यानी कि इसने क्वांटम मैकेनिक्स की इसने बुनियाद रख दी एक तरह की, इसने रदरफोर्ड ने। लेकिन इसकी गलती ये थी कि एक गलती थी, वो गलती ये थी कि इसने ये कहा था ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ तक इसने बिल्कुल दुरुस्त बता दिया था, वो अभी तक चला रहा है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था, इसने गलती ये कहा थी कि इसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम, जिस तरह हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने शेल में मूव करते रहते हैं, अपने शेल में मूव करते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात इसने बता दी थी। पहला इसने काम किया था कि अल्फा पार्टिकल की बुछार की रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर यानी कि एटम पर, और होना ऐसा चाहिए था कि स्ट्रेट लाइन रेज सीधे गुजरती, लेकिन इसके बरक्स हुआ। तो इसने कहा कि इसमें प्रोटॉन्स का मजमूआ, जिसको हम इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो इसने सेकंड बात ये बता दी कि इसके न्यूक्लियस के गिर्द यानी कि प्रोटॉन के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में घूमते हैं, ये बात बता दी। लेकिन ये बात इसकी गलत प्रूव हुई। गलत कैसे प्रूव हो गई? क्यों? क्योंकि अगर ये बात इसकी दुरुस्त होती कि इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो जो इसकी एनर्जी थी, चूंकि जो मैक्सवेल था इसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल को आज भी हम स्टडी करते हैं, इसके लॉज को आज भी इसी दुरुस्त मानते हैं। मैक्सवेल के लॉ के मुताबिक जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज में घूमता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी कि बाहर खारिज करता है, इमिट करता है। तो रदरफोर्ड ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसलिए मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द गिर्द घूमते हैं तो वो एनर्जी खारिज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गुजरते हैं। ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इसने ये इमिट कर दी, गुजर रहा है, और सब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी कि खारिज कर रहे हैं। तो एट लीस्ट क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते जा रहे हैं और एनर्जी ज़ाया करते जा रहे हैं, इमिट बाहर करते जा रहे हैं, बाहर एनर्जी फेंकते जा रहे हैं, तो आखिरकार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमता जा रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बाहर खारिज करता जा रहा है, यानी कि एनर्जी अपनी ज़ाया करता जा रहा है। तो एट लीस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और गिर जाना चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि एटम जो होगा कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स का मतलब है कि टूट जाएगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एटम अपनी असली हालत में मौजूद रहता है। तो ये इसकी एक गलती पकड़ी गई, इसने एक गलत कंसेप्ट दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं और वो एनर्जी खारिज करते हैं। अगर वो एनर्जी खारिज करते हैं तो मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को सिकुड़ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को सिकुड़ जाने से वो अपनी स्ट्रक्चर खो देगा, जिसकी वजह से वो एटम तबाह हो जाएगा। तो ये इसके बाद गलत प्रूव हो चुकी थी। तो इसके बाद को गलत प्रूव किया था बोहर ने। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके,
अब तक के लिए इतना ही था। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।